हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? वेलकम है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर। अगर आप चैनल में नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है बिहार बोर्ड फाइनल एग्ज़ामिनेशन 2026 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि साइंस का पहला चैप्टर है। और यहाँ पर वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाया गया है जो 2026 से के पॉइंट वी को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने वीडियो को आखिर तक देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो कोई भी गोलीय दर्पण है ये इस तरीके से, और इसका जो ये परावर्तक सतह है ये क्या है? गोलीय दर्पण है, और इसका जो ये परावर्तक सतह है, तो ये परावर्तक सतह का क्या कह रहा है? वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो याद रखना आपको, गोलीय दर्पण द्वारक कहलाता है। किसका? गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि दंत के विशेषज्ञ यानी डॉक्टर के, दांत के जो डॉक्टर रहते हैं, वो किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? क्या समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या इनमें से सभी का करता है? तो आपको याद रखना है, जब भी दांतों का डॉक्टर जो होता है वो दर्पण का उपयोग करता है तो क्या करने के लिए? छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए, छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए। और अवतल दर्पण की विशेषता होती है कि छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, इसीलिए दांत के जो विशेषज्ञ होंगे वो किस दर्पण का उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यानी किसी भी बिंब, यानी कि कोई वस्तु है और उसका प्रतिबिंब क्या है? आवर्धन ऋणात्मक है, तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो याद रखना है बच्चों कि जब भी प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक होगा, क्या होगा? आवर्धन ऋणात्मक होगा तो वो क्या होगा? प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, और वो वास्तविक बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है m बराबर प्रतिबिंब बटे बिंब। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? क्या +8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर? आपको याद रखना है, जैसे ये क्या है? उत्तल दर्पण है, और ये ध्रुव है, पोल है, यहाँ फोकस है, और यहाँ पे क्या है? वक्रता केंद्र है। ये क्या है? वक्रता केंद्र, सी कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। और ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। ये जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी क्या कह सकते हैं कि F बराबर R/2। तो क्या है? त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर है, तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? +16 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस हिसाब से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो चलो बच्चे, अगला सवाल देखते हैं। परावर्तन के नियम निर्धारित होता है किस पर? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। ये समतल दर्पण है
और इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। और यहाँ से जैसे ही हम क्या करेंगे, इस पर फोकस डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, तो ये क्या हो गया, आपतन रेखा, क्या, आपतित रेखा। और ये वापस गया, ये हो गया परावर्तित रेखा। तो कहा जाता है कि जितना ही डिग्री से यहाँ पर क्या डालेगा, प्रकाश डालेंगे, उतना ही एंगल बनाते हुए ये यहाँ से वापस जाएगा। और इसके बीच जो ये कोण बनता है, ये क्या बनेगा, आपतन कोण, और ये क्या बनेगा, परावर्तन कोण। यानी आपतित रेखा और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित रेखा और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो याद रखना है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यह परावर्तन के नियम को निर्धारित करता है। तो अगला सवाल है कि हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड, तो 3 × 10⁸ मिलीमीटर सेकंड। तो याद रखना है वो क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर तुम एक सेकंड के लिए लाइट की स्पीड से ट्रैवल करो तो क्या देखोगे पता है? लाइट लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। इसका मतलब है कि ये पूरी धरती का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 0.13 सेकंड का समय लेती है। अब तुम सोच रहे होगे ये तो सुपर फास्ट है यार, लेकिन असल में यूनिवर्स के साइज के मुकाबले लाइट की स्पीड भी काफी स्लो है। अगर तुम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करो तो सूरज तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगेंगे, सबसे करीब के तारे तक पहुँचने में लगभग 4.24 साल, और सबसे पास की गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक पहुँचने में 25 लाख साल लग जाएंगे, और हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एकदम किनारे यानी एज तक पहुंचने में 46.5 अरब साल लगेंगे। सबसे ज़्यादा प्रकाश की जो चाल होती है वो किसमें होती है, निर्वात में। किसमें होती है, निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है। उसके बाद किसमें होगी, हवा में, उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में, जल के बाद कांच में, उसके बाद हीरा में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पर होती है, निर्वात में। उससे कम चाल होती है हवा में, उससे कम चाल जल में, उससे कम चाल कांच में। सबसे कम स्पीड जो होती है प्रकाश की कहाँ पर वो होती है, वो हीरा में। क्लियर बच्चों। अब अगला सवाल है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, या पराश्रव्य तरंग का। तो याद रखना है प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन से दर्पण की खासियत है, विशेषता है कि वो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है जो अवतल दर्पण है वो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, और उत्तल दर्पण जो है वो बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाता है। इसीलिए दांत के डॉक्टर या फिर हज्जाम जहाँ दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं वे लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और जहाँ गाड़ी में साइड मिरर के रूप में जो दर्पण का उपयोग करते हैं वहाँ पर उत्तल दर्पण का, क्योंकि हमें पीछे साइड में देखना है, बड़ी जगह को देखना है, बड़े क्षेत्र को देखना है। तो अगर हम वहाँ पर साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण को दिखाएंगे तो हमें क्या होगा, बड़ी छोटी छोटी गाड़ी बड़ी दिखने लगेगी, तो कम जगह को कवर करेगा, दिखाई नहीं देगा। तो वहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे है, गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। अभी मैंने बताया था कि जो फोकस दूरी होती है, क्या होती है, फोकस दूरी होती है, वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसीलिए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ए आर बराबर 2r, बी एफ बराबर आर, सी एफ बराबर आर बटे 2, या डी आर बराबर एफ बटे 2। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं कि आर बराबर होता है 2 गुना एफ के। आर कितना होता है, 2 गुना एफ के। तो बताओ बच्चों, अगर फोकस दूरी
कितनी, फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी की डबल होती है, ये कितनी हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल है, सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। सर्च लाइट किसे कहते हैं, टॉर्च वगैरह जो है उसे सर्च लाइट कहते हैं। उसके सामने जो शीशा ग्लास लगाया जाता है वो ग्लास कौन सा रहता है, उत्तल दर्पण रहता है कि अवतल दर्पण रहता है कि समतल दर्पण रहता है, या उत्तल और अवतल दोनों रहता है। तो याद रखना है कि सर्च लाइट का परावर्तन सतह अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। अभी बताया था मैंने बच्चों, क्या समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। अगला सवाल, दर्पण का सूत्र है, दर्पण का इनमें से कौन सा सूत्र है, 1/v-1/u बराबर 1/f, या बी ऑप्शन 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, या सी 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u, या डी ऑप्शन 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो याद रखना है बच्चों कि दर्पण का सूत्र होता है क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगला सवाल है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्या समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, या समतल तथा उत्तल दोनों में। तो याद रखना है कि आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा वो किस में बनेगा, समतल तथा उत्तल दोनों में बनेगा। चलिए अगला सवाल है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब की कैसी प्रकृति होती है, वो वास्तविक होती है, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक और उल्टा, या आभासी तथा बराबर होता है। तो याद रखना है बच्चों इसमें क्या होगा, आभासी तथा बराबर। किसमें, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा बराबर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तीसरी बार ये सवाल आ चुका है। गोलीय दर्पण, ये क्या है, गोलीय दर्पण है, क्या है ये, गोलीय दर्पण है। और यहाँ से ये मैंने इसको बोल दिया क्या है, ध्रुव है जिसको P बोलेंगे। यहाँ पर फोकसांतर, ये क्या है, फोकस बिंदु है, और ये वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। तो क्या होता है, और ये जो वक्रता केंद्र जो है ये किससे, ध्रुव से फोकस के डबल होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है, आधी होती है। अगला सवाल है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कैसा, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, या उत्तल दर्पण से, या सभी दर्पण से। तो किसी भी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनेगा, अवतल दर्पण से। किससे बनेगा, अवतल दर्पण से। अगला सवाल है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, कैसा, वास्तविक और हास्यित, काल्पनिक और हास्यित, वास्तविक और आवर्धित, काल्पनिक और आवर्धित। तो क्या होगा बच्चों, काल्पनिक और हास्यित। अगला सवाल है, ईंट है, क्या है ईंट, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ या पारभासी पदार्थ, कोई नहीं। तो पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, जिससे आर पार कोई चीज़ दिखाई दे उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, गाड़ी का शीशा, क्या कहते हैं, विंडो साइड वाला, बस में बैठते हैं तो विंडो साइड में जो रहता है वो क्या है, पारदर्शी है, क्योंकि हम बैठते हैं
तो अंदर बैठते हैं, बाहर की चीज़ें दिखाई देती है, वो पारदर्शी है। अपारदर्शी पदार्थ जिससे आर पार दिखाई ना दे, जैसे हम घर के अंदर है तो हम दीवार के दूसरे पार नहीं देख सकते हैं। जैसे ईंट को अपने आँख के सामने लगा लेंगे तो नहीं दिखाई देगा। टिन है, ये भी क्या, अपारदर्शी पदार्थ, जिस पदार्थ से आर पार नहीं दिखाई दे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारभासी, जिससे हल्का दिखाई दे, जैसे तेल लगा हुआ पेपर, ये क्या है, पारभासी पदार्थ है। चलिए अगला सवाल है, हमारी आँखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं होती हैं कैसी, दीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, या दीप्त या प्रदीप्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। हमारी आंखें किन चीज़ों को देख सकती है? पहले तो दीप्त के बारे में जान लेंगे। दीप्त वस्तु उसको कहेंगे जिससे रोशनी निकलती हो, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु, जिनसे रोशनी प्रकाश नहीं निकलती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो जैसे सूरज से प्रकाश निकलता है, हम उससे देख सकते हैं, या चांद से भी प्रकाश निकल रहा है उसको देख सकते हैं, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है उसको देख सकते हैं। बाकी ये दीप्त वस्तुओं में सूरज, चांद, बल्ब, ये सब क्या हो गया, दीप्त वस्तु। लालटेन, ये सब क्या है, दीप्त वस्तु। लैंप। प्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे, जिससे लाइट नहीं निकलता, जैसे कि लकड़ी, दीवार, ईंट। तो क्या हम इन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं? जी देख सकते हैं। इसका मतलब हम दीप्त या प्रदीप्त दोनों को देख सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका पार्ट 2 में 20 सवाल और भी दिया जाएगा। इस चैप्टर में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव है। पार्ट 1 में मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन को कवर किया है। अगले के पार्ट 2 में अगले क्वेश्चन को कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें, जो आपके साथी अगले एग्ज़ाम में 2026 के एग्ज़ाम में देने वाले हैं, आपके साथ एग्ज़ाम देंगे, उन सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए